अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। हम आज आपसे एक ऐसे अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे एक डिश में डाला जाता है, लेकिन वो अज्ज़ाए तरकीबी पहले हिटलर की हुआ करती थी और अब पाकिस्तान में जनरल बाजवा और आर्मी चीफ़ मुनीर मिस्त्री की है। वो भी एक डिश तैयार करने जा रहे हैं उसी तरीके की जो कि हिटलर ने की थी। उस डिश का नाम है कत्ले-आम, जो कि पाकिस्तान का मुसलमानों का हुआ था 1947 में आज़ादी के वक्त में हिंदुओं और सिखों के हाथों में। इसी तरीके से हिटलर ने भी अपनी जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया था सिस्टमेटिकली। गोलियों की तरफ से नहीं कि गोलियां मार दी और उनको फांसी पे चढ़ा दिए या फिर वो नहीं, सिस्टमेटिकली उसने तैयार किया था, एक सिस्टम क्रिएट किया था। उसमें 12 अज्ज़ाए तरकीबी डाले, 12 मसाले डाले थे। तो जनाब उसने तमाम जो भी जर्मनी की तनज़ली हुई, जर्मनी में जो कुछ भी तोड़ फोड़ हुई, उसका तमाम का ज़िम्मेदार उसने यहूदियों को करार दे दिया और फिर उनको तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया सिस्टमेटिकली। कत्लेआम की डिश को बनाने में सबसे पहला अज्ज़ाई जो तरकीबी होता है वो होता है एक अज़ीम लीडर, एक मशहूर लीडर, एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी, जो कि जर्मनी में तो कोई नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में ये जर्नैल हैं जनरल बाजवा, जो कि एक बहुत फेमस पर्सनालिटी बन गई थी। अब इनके तरीक़ेकार क्या था कि ये ख़ुद तो पर्सनालिटी या करिस्मेटिक कोई पर्सनालिटी नहीं, लेकिन ये सियासी जमातों के कंधों पर बंदूक रख के करिस्मेटिक पर्सनालिटी बनते हैं और ये सियासी जमातें जो हैं वो तकरीर करती हैं और इन्हीं के ढंढोरे पीटती हैं और वो ख़ुद ब खुद मशहूर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये जो जर्नैल होते हैं ये फ़ौज की तरफ ध्यान देने से ज़्यादा सियासत में ज़्यादा ध्यान देते हैं और वही एग्जैक्टली इसने किया है। हिटलर ने भी ऐसा ही किया था और इधर से क्योंकि हिटलर भी एक जंग लड़ा था और इसने भी फिर सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से जनरल बाजवा ने जंग की तरफ, बॉर्डर्स की तरफ, मुल्क की हिफाजत करने की तरफ तवज्जो ख़त्म करके अपने आप को सियासत में डाल दिया था और फिर इन सियासी जमातों के लीडरों को कहा गया कि तुम मुझे मशहूर करने के लिए कुछ ना कुछ मीडिया में बात करो ताकि मेरा नाम आगे आता रहे। और एग्जैक्टली वही हुआ। नवाज शरीफ, जरदारी और ये तमाम पीछे तो चले आ ही रहे थे, लेकिन जब से इमरान खान साहब आए उसके ज़रिए से इमरान खान साहब भी पता नहीं चला कि ये शख्स क्या कर रहा है और ये अपने आप को हिटलर बना रहा था। लिहाजा इसने भी इमरान खान साहब के मुंह से तारीफ़ी अल्फाज ओपनली कहलवाए। दूसरा जो अज्ज़ाए तरकीबी होता है ये कत्लेआम की डिश बनाने में वो होता है स्लोगन, कि आप आवाम को नारे दे दें जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। इसी तरह के नारे हिटलर ने भी लगवाए थे और पाकिस्तान की फ़ौज के ये जर्नैल जो हैं, स्पेशली जनरल बाजवा और आर्मी चीफ़, ये भी यही काम कर रहे हैं पाकिस्तान में कि अपने ही नारे लगवाते हैं, नगमे बनाते हैं और बॉर्डर्स पे जो नौजवान हिफाजत कर रहे होते हैं उनको मरवा देते हैं इन्हीं नारों और नगमों के ज़रिए से, तरानों के ज़रिए से मरवा के, हत्ता कि सॉरी तक नहीं कहते कि हम आवाम से सॉरी करते हैं। कत्लेआम को तैयार करने में तीसरा जो अज्ज़ाए तरकीबी होता है वो है लोगों का, आवाम का ध्यान किसी और तरफ डाइवर्ट कर देना, जो कि हिटलर ने भी किया था और पाकिस्तान में भी ये ऐसा ही हो रहा है। वो ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अवाम से कुछ वादे करते हैं, यानी कि ये अवाम को नौकरियों को, रोटी पानी, कपड़ा मकान के पीछे लगा देते हैं और फिर इस चीज़ का लालच देते हैं जो कि हिटलर ने भी दिया था, और लालच देकर और ये जो उनसे है वो कवानीन में चेंजिंग ले आते हैं। जो अवाम होती है वो इसी तरफ लगी रहती है, इसी तरफ बहस करती रहती है सियासी हुक्मरानों की तरफ, और इनकी तरफ उंगली भी नहीं उठती। और यही एग्जैक्टली पिछले 1.5-2 सालों में हुआ है कि जो पसे पर्दा हो रहा था, ये कर रहे थे, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं किया अवाम का और ना ही उन्होंने जाने दिया, बस मौज मस्ती में डाल के रखा। कभी वो सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में, कभी कॉन्सर्ट्स में, कभी नाच गाने में, और इसी तरीके से चलते चलते फिर इन्होंने पार्लियामेंट एक ऐसे ले आए जिसमें इन्होंने अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाए, जिसमें सबसे पहले जमहूरियत के पेट पर लात मारी गई। हिटलर ने भी ऐसे ही कानून बनाए थे कि उसने जमहूरियत का ख़ात्मा किया, ऐसे कवानीन बनाए जो उसको सूट करते थे। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी जमहूरियत का कत्लेआम किया गया और फिर जमहूरियत के पेट पे लात मार के वो कवानीन बनाए गए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री को सूट करते हैं। और इनकी वो जो डिश है जिसका नाम है अवाम का कत्लेआम, उसको बनाने में ये अज्ज़ाए तरकीबी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हिटलर ने जर्मनी में इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दिए, उनको भी कत्ल कर दिया, यानी यहूदियों को कोई हक हासिल नहीं था जर्मनी में
अपनी ज़िंदगी आम शहरी की तरह गुजारने का, बल्कि उनको तो प्रूफ करना पड़ता था कि अगर आप वाकई मुहिब्बे वतन हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, अगर नहीं तो आप खरकार कैंप में, जिसको कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं, उसमें चले जाएं। उसमें रहना पड़ता था और एक छोटी छोटी जगह थी, उनमें उनको रखा जाता था। उनमें एक जो आम बुनियादी वो होते हैं इंसान के हकूक़, वो भी मैसर नहीं होते थे, जिसको खाना भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, साफ़ पानी जिसको कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, वो भी मैसर नहीं थे। वक्त पे खाना भी नहीं था, नौकरियां तक नहीं थी। यही हाल अब पाकिस्तान में आप जान रहे हैं कि वही अज्जाए तरकीबी पाकिस्तान में भी अपनाई गई है, हिटलर वाली। यानी कि सारी की सारी ताकत जो सी है वो हिटलर के पास आ गई। अब आवाम के पास ना कोई अपोजिशन रही, ना ही कोई ऑप्शन रही। इसी तरह उसके बाद जो था, अब पाकिस्तान में वही अज्जाए तरकीबी, वही डिश बनाई जा रही है जिसमें खुद ही दहशतगर्दी की जाती है। ये बाजवा और ये मिलिट्री जर्नैलों के ज़रिए से खुद ही जो उनसे बम धमाके किए जाते हैं, खुद ही चोरी डकैती और अगवा बराए तावान किए जाते हैं। और इल्ज़ाम जो उनसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासी जमाती पार्ट जो सियासी जमात होते हैं उनके लीडरों पर लगा दिया जाता है कि इन लोगों ने करवाया है, या पुलिस के ऊपर लगा दिया जाता है। हल्का फुल्का सा उनकी तरफ भी थोड़ी सी इशारा हो जाता है, जी पुलिस के होते हुए ये डकैती हो गई थी। लेकिन पीछे कौन इनको ऑपरेट कर रहा होता है? ये जर्नैल ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो शहरों के ऊपर जो आप कोर कमांडर देख रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर कमांडर बैठ गए यहाँ के शहरों में, वो मुल्क के शहरों के ख़जानों को लूट रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और फिर उनको वो ज़रबे जो क्या कहते हैं, वो जो ऑपरेशन करते हैं ज़रबे हदफ और जो भी था वो कराची में भी हुआ, फिर इधर बलूचिस्तान में भी हुआ, सरहद में भी हुआ। तो उनको ऑपरेट करके वो इस तरह के ऑपरेशन करके खुद ब खुद हीरो बन जाते हैं। हिटलर भी यही करता था, मुल्क में दहशतगर्दी करवाता था और फिर उनको फाइंड आउट करता था, इल्ज़ाम यहूदियों के ऊपर लगा देता था और उनको जेलों में भेज देता था, उनको मार देता था। और फिर वो उनके जो इंसानी हकूक़ है उनको सलब करके उनको इतनी तकलीफ़ें दे के मारता था कि वो खुद ब खुद हीरो बन जाता था, क्योंकि उसने इंसानों के जो ध्यान थे, आवाम का ध्यान था, वो इस तरफ लगा दिया था कि ये जो लोग हैं, यहूदी जो हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, ये गद्दार हैं, ये ईसाइयों के जानी यानी कि नस्ली दुश्मन हैं, इनको मारो। तो जब वो उनको मारता था और उनको सज़ाएं देता था तो पब्लिक बड़ी खुश होती थी, यानी उसको हीरो मानती थी। और यही आप जर्नैल जो हैं पिछले 1.5-2 सालों 3 सालों ये बल्कि कुछ दहाइयों से ये करते चले आ रहे हैं, मुल्क में खुद ही दहशतगर्दी करवाते हैं। इसके साथ साथ जो है इनके हीरो बनने का तरीक़ेकार वो ये है कि इधर इंडिया के ऊपर हर इल्ज़ाम थोप देते हैं कि ये जो शहरों में बम धमाके हुए थे वो इंडिया ने करवाए थे, ये जो फ्लड आया ये इंडिया ने जानबूझ के करवाया। हालांकि इनकी मिली भगत होती है इंडिया के साथ ही, उनके जर्नलों के साथ इनकी हॉटलाइन पे बातचीत चलती रहती है और इनको रिक्वेस्ट कर देते थोड़ा सा पानी छोड़ दो। तो वो हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो इंडिया के ऊपर थोप के और ख़ुद हीरो बन जाते हैं। और हिटलर भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आपको पता है कि 30 की दहाई में चला था। और इसलिए हमने कहा है कि वही डिश जो है कत्लेआम की डिश, वो उसके अज्जाए तरकीबी जो उनसे उसने जो आजमाए थे वो एग्जैक्टली इन्होंने अब पाकिस्तान के ऊपर लागू कर दिए हैं। हिटलर ने उस वक्त में सिर्फ अखबार हुआ करते थे, तो उस वक्त उन्होंने तमाम जो लोग थे जो कि मशहूर पर्सनैलिटीज़ थी उनके ज़रिए से अखबारों में का जो सहाफ़ियों के ज़रिए से और जो कॉलमिस्ट थे उनके ज़रिए से अपने बारे में लिखवाना शुरू कर दिया और अपने आप को हीरो बनवाना शुरू कर दिया। और फिर उसने अपने ही एक दोस्त के ज़रिए से रेडियो तकसीम किए फ्री में जर्मनी में, ताकि लोगों में और उन रेडियोज़ के ऊपर सिर्फ उसके अपने बारे में ही उसने अपने आप को मशहूर करने के बारे में प्रोग्राम चलवाए। लोगों के जो ब्रेन वॉशिंग की, प्रोपेगेंडा किया कि यहूदी ही हमारे गद्दार हैं, यहूदी ही जो हैं वो हमें माजी में मारते रहे हैं, यही है हमारी तनज़्ज़ी का ज़िम्मेदार हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम बना के तो अपने आप की मशहूरी करवाना और अपना नाम भी बीच में डलवाना कि जी मैं ही वो सब कुछ हूँ, ये हिटलर सब कुछ है, ये है वो है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं पाकिस्तान में, वो भी इन सहाफ़ियों को पैसे देते हैं, GHQ में बुलाते हैं, ISI के ऑफिस में बुलाते हैं, फिर उनको फ़ाइल भी देते हैं, एजेंडा देते हैं और फिर साथ पैसे देते हैं, जिसको लिफाफी सहाफ़ी कहते हैं। बहुत सारे इस तरह के पाकिस्तान में हैं, ये तो भरे पड़े हैं। इवन के सोशल मीडिया के भी लोग ऐसे हैं जो कि उनसे जाके पैसे लेते हैं और फिर उनका एजेंडा आके रेडियो पे, अखबारों में और टेलीविज़न पे, और फिर अब तो इंटरनेट आ चुका है, इंटरनेट पे भी इनका प्रोपेगेंडा करते हैं कि और इनको हीरो बना दें
कि ये ऑपरेट किया गया था, अब ये हो गया है, और सारा मलबा जो है वो सियासी जमातों के ऊपर फेंक दिया जाता है। और ये जबकि इवाम का ध्यान जो है वो किसी और तरफ लगा के आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट श्योरली जो है वो अपने आप को ये जर्नैल हीरो बना देते हैं। और वो एग्जैक्टली वही हुआ कि पाकिस्तान के अवाम में आज भी ग़ुलामी का वो जो तोक डाला गया है वो आज तक नहीं निकलता। वो 1947 का तोक डाला हुआ है और आज तक वो पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ग़ुलामी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ब्रेन वॉशिंग की है। एक ये अजाय तरकीबी, इतना स्ट्रॉन्ग अजाय तरकीबी है ये मीडिया का कि अब वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। वो ब्लड स्ट्रीम में आ गया है कि अब वो पाकिस्तान के फ़ौज को तो इल्ज़ाम देने का नाम ही नहीं लेते। अब जाके थोड़ी सी बात खुली है, लेकिन वो अजाय तरकीबी वही है, सिलसिला वही है, वो कत्लेआम वाला। हिटलर ने इन्हीं मीडिया वालों में जो कोई भी उसके ख़िलाफ़ लिखता था वो उसको उठा के जेलों में फेंक देता था। वो उसको कंसंट्रेशन कैंप में जहाँ पे यहूदी थे वहाँ पे भेज देता था, या फिर उनको मरवा देता था। और जो इसी तरह जो आम आवाम पब्लिक में कोई उसके ख़िलाफ़ बोलता था तो वो उसको भी वो उठा के या उठवा के तो वो जेलों में फेंक देता था। ये चाहे वो आम आवाम ईसाई क्यों ना हो, अगर वो यहूदी है तो यहूदी, और अगर वो ईसाई था तो ईसाई, उन दोनों को ही वो चाहे वो रिगार्डलेस उनके रिलीजन, वो फिर भी उनको जेलों में भेज देता था। और इसी तरह अब पाकिस्तान में जो चैनल हैं जो इनके ख़िलाफ़ बोला, वो जर्नैलों के ख़िलाफ़ बोलता है, वो उसको चैनल को बंद कर देते हैं, उसके मालिक को उठा ले जाते हैं, उसको तकलीफ़ देते हैं, अकूबत खाने में डाल देते हैं, और वक्त ये आता है कि उस चैनल को बेचना पड़ जाता है अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। तो ये जो सिलसिला है दहशत गर्दी का, ये खौफ व हरास फैलाने का, ये उन अज्जाए तरकीबी में से एक मेन अज्जाए तरकीबी आप समझ लें, जो कि खौफ व हरास पैदा करना, पब्लिक में एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर देना जिसमें कोई भी जो है वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है वो इस्तेमाल ना कर सके, और खौफ व हरास की में ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि वो ऐसा अपने आप को ऐसा कर ले कि जैसे कि वो एक ज़िंदा लाश होता है। और एग्जैक्टली हिटलर के ज़माने में भी ऐसा हुआ और अब पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को सड़कों से उठा कर जेलों में डाला जा रहा है, पुलिस के ज़रिए से तशद्दुद किया जा रहा है। जिसने पीटीआई का झंडा पकड़ा हुआ है उसको उठा के उसके ऊपर मुख्तलिफ जाली जो मुकदमे हैं वो डाले जा रहे हैं, किसी के ऊपर रिवॉल्वर का, किसी के ऊपर ग्रेनेड का, किसी के ऊपर टाइम बॉम्ब का, किसी के ऊपर कोकेन का, उनको डाल के मुकदमे फेक उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। और यही वो जर्नैल हैं पाकिस्तान में वही हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिटलर ने किया था कत्लेआम की डिश बनाने के लिए। हिटलर ने एक और काम भी किया था कि उसने अपनी पार्टी में से ही जो गद्दार थे, यानी जो उसके ख़िलाफ़ बोलते थे, उनको भी उसने सज़ा दी थी, इनके साथ ही यहूदियों के साथ। क्यों? कि वो चाहता ही नहीं था कि पावर किसी और के पास जाए, अल्टीमेट पावर वो अपने पास रखना चाहता था। और ये एग्जैक्टली पाकिस्तान में भी यही है कि ये अब जो फ़ौज में लोग हैं जो कि जिनको हम एक नाम दे रखा है बागी ग्रुप का, वो ईमानदार जर्नैल हैं, उनके ऊपर भी इसने ब्रिगेड 408 लगा के उनको भी अपने हाउस अरेस्ट कर रखा है। उन्हीं के ऊपर इसने मार्शल लॉ करना है। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स जो बन चुके हैं उनमें उनको सज़ाएं मौत देनी है। तो ये अपने ही जमात, ये तो जमात ही हुई ना, एक कंपनी हुई ना, एक फेडरेशन है, तो उसको उसमें से जो इसके ख़िलाफ़ खड़ा होता है आर्मी का ऑफिसर्स, वो भी सज़ा याफ्ता होने वाले हैं, यानी कि अब उनको भी सज़ा दी जाएगी इस बाजवा और आर्मी चीफ के ज़रिए से। अच्छा, तो इसी तरह हिटलर ने इतनी मुल्क में महंगाई कर दी इनको सज़ा देने के लिए, ये यहूदियों को, कि एक डबल रोटी जो पहले शायद 1-2 सेंट में मिलती थी वो तकरीबन अरबों में मिलने शुरू हो गई। अब अरब किसके पास होते हैं डबल रोटी ख़रीदने के लिए? अगर आपको एक नान ब्रेड ख़रीदना पड़े पाकिस्तान में, एक नान या रोटी तंदूर से लेनी पड़े, पहले आपकी रोटी की कीमत 25 रुपये हो जाए, अचानक ही वो 25 लाख रुपये हो जाए कि आप रोटी खरीद पाएंगे? आम आवाम नहीं। इसी तरह आप देखें महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हर तरफ से, चीनी हो, आटा हो, पेट्रोल हो, ये तमाम की प्राइसें इतनी स्काई हाई कर दी जाएंगी और की जा रही हैं और कर दी जाएंगी कि आपके पास एक रोटी ख़रीदने के लिए भी पैसे बाकी नहीं रहेंगे, आप एक रोटी भी ख़रीद नहीं पाएंगे। और एग्जैक्टली पाकिस्तान में यही हो रहा है कि अब तशद्दुद के अलावा महंगाई के इतने पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इन जर्नैलों की वजह से। और ये वही अजाए तरकीबी हैं जो हिटलर ने अपने मुल्क में जर्मनी में यहूदियों को मारने के लिए, यानी कि यहूदियों को कत्लेआम
जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं, कत्लेआम करने के लिए उसने इस डिश में डाले थे। हिटलर ने अपने इस डिश में, कत्लेआम की डिश में, जो अगला अज्जाए तरकीबी डाला था वो था नस्ली फसादात। नस्ली फसादात करवा कर उसने जर्मनी में बहुत सारे लोगों को, यानी बहुत सारे यहूदियों को कत्ल करवाया था। तो उसमें जितने भी, चाहे उनका कसूर था या नहीं था, चाहे उन्होंने हिस्सा लिया था या नहीं लिया था उन नस्ली फसादात में, लेकिन उसके बावजूद उन तमाम यहूदियों को उसने जेलों में डालना शुरू कर दिया था, उनको मारना शुरू कर दिया था, उनको तकलीफ़ें देना शुरू कर दी थी, उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। ब्लेम, यानी कि जो ब्लेम गेम थी, यानी कि इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों पे लगाया जाता था, ईसाइयों पे नहीं लगाया जाता था। तो पाकिस्तान में भी यही काम है कि जो कुछ भी अब पाकिस्तान में होता है, यानी नस्ली फसादात करवाए जाते हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज ने 1975 से, पिछले 75 सालों से यही नस्ली फसादात करवा रखे हैं। कोई कहता है जी मैं सिंधी हूँ, कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं सरहदी हूँ, मैं गिलगिती हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं ढमकान हूँ। वो आज तक, अच्छा, वहाँ से फ़ारिग होते हैं तो ये मौलवियों को पकड़ के आगे कर देते हैं, ये मजहबी फसादात शुरू कर देते हैं। जो उलमाए सू हैं, ये मौलाना फजल रहमान, हम्दुल्लाह, कैफ़ायतुल्लाह, फिर ये जमात इस्लामी और दूसरे तीसरे जितने भी लोग अपने आप को आलिम कहते हैं, ये सारे उलमाए सू हैं। इस आसमान के नीचे से ये बदतरीन कौम है जो कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं होने देती, बल्कि इनको हमेशा ही डिवाइड करके रखती है। कि इनके कहने पे, पाकिस्तान की फ़ौज के कहने पे, पाकिस्तान की गंदे करप्ट चोर ठग डकैत लटेरे जो ये मुसल्लत हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये जर्नैल बाजवा और आर्मी चीफ और ISI के इस तरह का करप्ट टोला जो है, उनके कहने पर ये अवाम को सेपरेट करके रखते हैं। यानी कि नस्ली फसादात के साथ साथ मजहबी फसादात भी एक अज्जाए तरकीबी का एक बहुत बड़ा मेन जुज़ है, जो कि हिटलर ने भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के जर्नैल ने भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, आगे जो चलते अगला जो अज्जाए तरकीबी है वो ये है कि हिटलर ने जर्मनी में एक ऐसी फ़ौज तैयार कर दी थी जो कि यूनिफॉर्म्ड होती थी, यानी कि उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर हिटलर का एक मखसूस जो सा वो निशान लगा होता था, जिसको मोनोग्राम कहते हैं। तो वो क्या करते थे, उसने वो फ़ौज बनाई क्यों थी, उनको यूनिफॉर्म के साथ क्यों पब्लिक में छोड़ा था, ताकि जो कोई भी, यानी कि वो एक ऐसे कानून के तहत, बल्कि कानून तो उसने ख़त्म कर दिए थे, जमहूरियत के कानून का कत्लेआम किया, और फिर जो बुनियादी हकूक़ थे जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहते हैं वो भी ख़त्म करके उसने ये एक फ़ोर्स बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी कि आप बग़ैर किसी कानून को फॉलो किए हुए, बस आवाम में से जो भी लोग मेरे ख़िलाफ़ बोलता है, यानी हिटलर के ख़िलाफ़ बोलता है, वो उसको उठा ले और जानबूझ के जेलों में डाल दे। और जितने वहाँ पे जेलें तो कम थी, लेकिन वो कंसंट्रेशन कैंप थे जिसको आप आम अल्फाज में अकूबत खाने भी कह लें, आम वो अकूबत खाने की तरह होती थी, जिसमें छोटे छोटे क्वार्टर होते थे और बेशुमार यहूदी एक ही जगह पे उनको रखा जाता था ताकि वो उसी तरह घुट घुट के ही मर जाएं, ताकि उनको जो बुनियादी हकूक़ हैं वो ही ना मिल सके। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी आप देखें कि पुलिस को इतने इख्तियारात दिए गए हैं कि वो जिसको चाहती है, जहाँ चाहती है, तशद्दुद का निशाना बनाती है, सरेआम मारती है, और पूरी गली या पूरी सड़क पे चलने वाले लोग सिर्फ गाड़ियाँ रोक रोक के उसको देखते हैं। फिर हिटलर ने आम आवाम में अपने जासूस छोड़े थे सिविल कपड़ों में, ताकि वो ख़बर लेकर आएँ कि कौन उसके ख़िलाफ़ बोल रहा है, कौन उसके ख़िलाफ़ कोई प्लानिंग कर रहा है या कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो वो उसको उठा के लेके चले जाते थे। वो ज़्यादातर यहूदी होते थे क्योंकि उसने यहूदियों को ही कत्ल करना था। अब पाकिस्तान में भी ये जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो चोर ठग डकैत और लुटेरे हैं, इन्होंने भी पुलिस की ये मदद के साथ ये जासूस छोड़ दी हैं सिविल कपड़ों में अवाम में, जो कि अब उन टोलों के पास जाएंगे, उन लोगों के पास खड़े होंगे, मार्केटों में, बाज़ारों में, गली के नुकरों पे, जहाँ जहाँ भी वो 2-4 लोगों को, 5 लोगों को देखेंगे खड़ा हुआ बातें करता हुआ, उसमें जाके खड़े हो जाएंगे और होंगे वो सिविल कपड़ों में, और वहाँ की ख़बर लेंगे कि आखिर ये बातचीत क्या कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है। और अगर उनको नज़र आएगा कि ये लोग जो से हुकूमत या मिलिट्री के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो वो ज़रा सा हट के जाके वो पुलिस को फ़ोन करेगा और पुलिस उस लोकेशन पे पहुंच के उन तमाम शहरियों को, 4, 5, 6 वो ग्रुप ऑफ पीपल को उठा के ले जाएगी जो वहाँ पे खड़े हुए गुफ्तगू कर रहे थे। तो ये बिल्कुल हिटलर स्टाइल की उन्होंने स्ट्रेटजी जो उनसे वो शुरू कर दी। कहने का मकसद है कि ये जो कत्लेआम की डिश है जो हिटलर ने बनाई थी, और पाकिस्तान में ये जनरल बाजवा और आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री जो उनसे बना रहे हैं, उसको अब तड़का लगना बाकी रह गया है।
आखिरी तड़का है इसमें है कि आवाम के जो पर्सनल डेटा है, प्रिवेसी है, उसके ऊपर हमला करना। यानी कि जिसको आप जियो फेंसिंग कहते हैं, आप ये सिम का डेटा, आपके व्हाट्सएप का डेटा, आपको वो निकाल के, आपका आईडी कार्ड निकाल के, फिर आपको खामखा में ही ये कह देना कि आप जियो फेंसिंग में आ गए हैं, और फिर आपको यानी अरेस्ट कर लेना, किसी को साइफ़र के नाम पर, तो किसी को 9 मई के वाक़यात के में पकड़ लेना, किसी को तोशाखाना में पकड़ लेना, तो किसी को वो एमएम आलम का जहाज़ खुद ही जलाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। यानी कि ये इतने आदमी जो उनसे थे वो कोर कमांडर हाउस पे हमलावर हुए थे, इतने जो उनसे थे वो फ़लाँ जगह पे हुए, इन सब को पकड़ लेना। यानी आपकी जो प्राइवेट जो डेटा है जिसमें वो जियो फेंसिंग में आ रहा है, उसके ज़रिए से आपको पकड़ लेना, कोई परवाह नहीं करनी कि जी ये है, ये हो सकता है। नहीं, एक अंधा कानून जिसमें सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है? हिटलर के पास, यानी जनरल बाजवा और आर्मी चीफ के पास। और ये कत्ले आम आप देख रहे हैं। हमने बार बार अपनी वीडियोस में बताया था कि आपके ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े जाएंगे, आपकी फ्रीडम खींच ली जाएगी, आपका तमाम हकूक़ ख़त्म कर दिए जाएंगे, सरेआम तशद्दुद होगा, बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस के इतने नर्ख बढ़ा दिए जाएंगे कि आप अपने ज़िंदा रहने को ही गनीमत समझेंगे। यानी कहने का मकसद है कि वो जो है, अब आपने देखा कि पाकिस्तान में काश्तकारी की ज़मीन भी इन्हीं लोगों ने अपने हवाले यानी कि अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दी है मिलिट्री ने। वो क्या है? वो सारे के पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास? जनरल बाजवा और आर्मी चीफ और DGISI नदीम अंजुम के पास हो। इसका मतलब क्या है? सादे अल्फाज में कहने का मकसद हमारा ये है, आज की तमाम गुफ्तगू को हम कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि हिटलर पाकिस्तान में ज़िंदा है, बाजवा और आसिम मुनीर की शक्ल में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।